हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो यदि इस क्लास को देखने से पहले आपने पिछले क्लास को नहीं देखा होगा तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में लगभग 2 या 3 क्लास में आपके लिए बताया था कि कोई भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को देखने से पहले हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप पहले जाके उस वीडियो को देखें कि जहां आपके लिए हम बताए हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को ऐसे संतुलित करते हैं। इससे क्या हुआ कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में और आगे जितने भी टॉपिक में आने वाले हैं इक्वेशन या समीकरण, तो उसको हमने संतुलित करके डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि वहाँ आपको हम ये अलग से बताने वाले नहीं हैं कि वहाँ पर हम इक्वेशन को संतुलित कैसे करते हैं। यदि कोई नया इक्वेशन आता है, समीकरण, तो फिर हम वहाँ आपको डिस्कस कर देंगे। बाकी आपके लिए हम 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं जो ओनली किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इस पर ही हम वहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। और आपके लिए लगभग 10-15 इक्वेशन लिया गया है और वहाँ पे हमने आपके लिए सॉल्व किया है, और वहाँ पे आप सीखिएगा जाके कि किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इससे क्या है कि आपको फायदा होने वाला है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित है या नहीं आप देख कर बता सकते हैं, और नहीं भी देख बता पाइएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज ओपन माइंड से हम लोग बात करने वाले हैं, यानी पूरा फ्रैंक होकर आज माइंड ओपन करके पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको जैसे पूरा माइंड एक्टिव रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। इससे पहले हम कुछ बात पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको सहूलियत हो या फिर आसानी हो, ये समझिए कि आसान हो। अगर आप पिछले क्लास को देखे होंगे, यानी पिछले सारे क्लास को, क्लास 10 का चैप्टर 1 का 2-3 वीडियो, 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप सीरीज देखे होंगे तो वहाँ पे हमने चर्चा किया था एक नियम के बारे में जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यदि आप नहीं भी देखे होंगे तो आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, पहले हम आज इसको समझने वाले हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको किसने दिया, और ये नियम में ऐसा क्या बात है जो जानकारी होना आवश्यक है या फिर जानना आवश्यक है। अब देखें यहाँ पे, अगर हम आपके लिए जहाँ पे इक्वेशन को यानी समीकरण को संतुलित किया था तो वहाँ हमने आपको बता रहा होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वहाँ आपको बताए थे कि जैसे कोई भी अगर हम लगे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जैसे हम कोई भी लेते हैं सिंपल इक्वेशन, जैसे Mg और O2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम इस तरह से अभिक्रिया करवा रहे थे। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। तो हमने वहाँ पे आपको चर्चा किया होगा कि इस मैग्नीशियम के इधर जितना परमाणु होंगे उतना ही इधर भी होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन में यहाँ पर जितना परमाणु मौजूद है उतना ही इधर ही होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। यानी अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर, यानी जिस साइड उत्पाद है और अभिकारक है तो दोनों साइड जितने इन तत्वों के जो परमाणु होंगे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात तो अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों साइड उसका द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है या बराबर होता है। क्या होता है, इक्वल या बराबर होता है। इसी को हम किसी दूसरे लैंग्वेज में बताते हैं आपको कि जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उन तत्वों के द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले या पश्चात
उन तत्वों में जो द्रव्यमान संख्या होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब है कि न द्रव्यमान नया बनता है न द्रव्यमान नष्ट होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे भाषा में समझाएं आपको, तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक 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 में मौजूद तत्वों में जो उनमें निहित परमाणु संख्या होते हैं, जो निहित परमाणु संख्या होते हैं उसमें, और उसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं, उन उत्पाद में जो मौजूद तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, उसमें भी क्या होगा कि जितना इधर होगा परमाणु इन तत्वों में, उतना ही क्या होगा उधर होगा, यानी उत्पाद तरफ होगा। अब यहाँ समझिए इसको, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं आपको कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन तत्वों को, यानी जो तत्व मौजूद है इसमें, इस अभिक्रिया में मौजूद तत्व में जितने परमाणु मौजूद होते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं अभिकारक का, इसे बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनमें मौजूद तत्व में जितना परमाणु इधर मौजूद होंगे उतना ही इधर होगा। ठीक है, जितना परमाणु उस अभिकारक तरफ होगा उन तत्वों में, उतना ही उत्पाद तरफ भी उन तत्वों में मौजूद परमाणु होगा। ठीक है, इसी को अगर हम बताएं दूसरी भाषा में, तो जितना इधर इनका द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इधर भी होगा। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनमें जो तत्व में मौजूद परमाणु होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, या फिर ये कहिए कि उनमें जो निहित द्रव्यमान है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा। अब यहाँ पे ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको दिया किसने, इसको दिया था लेबोजियर साहब ने। किसने, लेबोजियर साहब ने। अब ये लेबोजियर है कौन, तो ये एक महान रासायनिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इसको जो है लेबोजियर साहब को, इससे ही आपको, अगर आप साइंस का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो वहाँ आपको हम समझाए थे कि रासायनिक विज्ञान के जनक लेबोजियर साहब को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही, जो लेबोजियर साहब है, इन्होंने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रदान किया था। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं और देखते हैं कि इसका नियम क्या है। देखिए, लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम लेबोजियर या लेवासियर सकते हैं, इनको लेवासियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए थे, लेवासियर या फिर लेबोजियर कहिए, इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके अनुसार लिखेंगे हम लोग, पैराग्राफ यहाँ चेंज करेंगे, लिखेंगे इनके अनुसार किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस अभिक्रिया में मौजूद तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी तत्व में ना तो द्रव्यमान का वृद्धि होता है न तो द्रव्यमान का हानि होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है वो कौन दिए थे? लेबोजियर साहब। कौन दिए थे? लेबोजियर साहब। और इन्हीं लेबोजियर या लेवासिए कहिए, दोनों में कहे तो इन्हीं लेबोजियर या लेवासिए कहिए, इनको कहा जाता है रासायनिक विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अनुसार चूंकि यही क्या दिए हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए हैं, अब इनके अनुसार ये नियम है क्या? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि इनके अनुसार तो लेबोजियर के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस अभिक्रिया में मौजूद तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी तत्व में ना तो द्रव्यमान का वृद्धि होता है ना तो द्रव्यमान का हानि होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस सेंटेंस को, इस वाक्य को समझ रहे होंगे। आपको हम एग्जाम्पल से समझाए भी हैं इससे पहले, एक बार हम फिर यहाँ पे आपको जब हम लिखा रहे हैं तो आपको हम वहाँ पे लिख करके एग्जाम्पल लिख करके आपको वहाँ पे हम समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके नियम को आप दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में यानी इसी का परिभाषा हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे? किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में मौजूद तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद तत्वों में एक मिनट रुकिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में मौजूद तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। हमने यहाँ क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में मौजूद तत्वों में उपस्थित परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद तत्वों में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ये आपको लिखे हैं डेफिनेशन, इसको अब समीकरण की सहायता से देखेंगे कि आखिर कैसे ये दोनों इक्वल है, कैसे ये द्रव्यमान सुरक्षित रह पाता है, या फिर परमाणु जो तत्व मौजूद होते हैं ये कैसे बराबर रह पाता है। अब इसको हम लोग समीकरण की सहायता से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा लेंगे इक्वेशन कि आपके लिए जैसे सबसे सिंपल आपके लिए यही है कि अगर हम एग्जांपल लेंगे जैसे में, तो यहाँ पे जैसे बताया आपको कि अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम का, इसको अभिक्रिया करवाते हैं O2 से यानी ऑक्सीजन से, ये क्या करता है कि ये MgO बनाता है। यदि अब आपको हम इसलिए बोल रहे थे कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए जहां आपके लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाए थे। अब यहाँ पे इसका उपयोग करना है। अब उतना डीप हम चाहते नहीं कि बताएं, क्योंकि आपके लिए हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जांच करना या प्रूव करना या फिर से संतुलित करना, आपके लिए हम वो 2-3 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके सीखिए और देखिए कि कैसे हमने वहाँ पे आपके लिए बनाए थे या फिर बताए थे, आपको सिखाए थे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमें समझाना है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये आप Mg देखते होइएगा मैग्नीशियम को, तो यहाँ पे आपको आगे पीछे कुछ ना दिखता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक है मैग्नीशियम, एक ही है। और यहाँ देखिएगा तो आपको Mg कहीं पे 2, 3, 1 नहीं दिखता होगा, यानी केवल यहाँ पे नहीं पूछा तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम 1 हो जाएगा। इधर आप O को देखिएगा यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे O2 2 है, यानी O क्या है, 2 है, O क्या है तो 2 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ना परमाणु, इससे पहले थोड़ा समझिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि ये क्या है, अभिकारक और उत्पाद। तो इधर जो था ना तीर का इस साइड, इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। और इस साइड होता है तीर के राइट साइड, उसे बोलते हैं उत्पाद। ये क्या है, तो उत्पाद है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है इसमें कि अभिकारक तरफ जो मौजूद तत्व होते हैं उसके परमाणु, यानी उसमें जो मौजूद परमाणु हैं वो उत्पाद तरफ के मौजूद तत्वों में
तत्वों में मौजूद परमाणु क्या होंगे, इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। तो यहाँ पे वही बराबर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखिएगा तो मैग्नीशियम के 1 हैं और यहाँ मैग्नीशियम के 1 हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मैग्नीशियम के 1 और यहाँ भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ कितना है, यहाँ केवल 1 है, यहाँ केवल 1 है। अर्थात ये दोनों क्या है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्या है, ये संतुलित नहीं है। तो ये क्या इसका नियम का फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों तरफ का जो तत्व मौजूद हैं उनमें दोनों तरफ परमाणु जो मौजूद है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, जो यहाँ बराबर नहीं है। तो क्या ये इस नियम का फॉलो किया, ये इस नियम का फॉलो नहीं किया है। तो इसी को यानी इसके नियम को, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसी को फॉलो करवाने के लिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए संतुलित करना इसको जरूरी ही है कि किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को उससे संतुलित करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस नियम का फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर हमें कराना होगा संतुलित, तो इसके लिए देखिए आपको ये सिंपल सा था, इसको हम बता भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम इसको भी समझा दे रहे हैं। और एक इक्वेशन आपके लिए हम और लेंगे, इसे थोड़ा हार्ड वाला, जो आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको आप संतुलित कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो हम आपके लिए संतुलित कर चुके हैं कितने ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर यहाँ पे चूंकि समझाना जरूरी है, टॉपिक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर समझा रहे हैं आपको। ये मैग्नीशियम है, ये O2 है, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से आपको बताए थे कि आप डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। ये कहलाता है हम लोग का, पहले बनाइएगा तत्वों का, इसका बताइए बनाइएगा आप एक अभिकारक का डायग्राम, और फिर बनाइएगा आप उत्पाद का। ये 3 डायग्राम होने चाहिए। अब यहाँ के तत्वों में कौन सा तत्व है, यहाँ पे एलिमेंट है। यहाँ आपको दिखता होगा कि एक Mg है मैग्नीशियम, एक यहाँ पे O दिखता होगा, और दोनों साइड मिलाकर के केवल 2 ही आपको तत्व दिखाई देंगे। कौन कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी ये पूरा समीकरण में आपको मैग्नीशियम और O ही दिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Mg और O गया। हमने आपको बताया है कि तीर का अगर इस साइड होगा, लेफ्ट साइड, इसे बोलते हैं अभिकारक, यानी अभिकारक बोलेंगे। इसमें खोजिए अब मैग्नीशियम कितने परमाणु है यहाँ पे, नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, O में 2 लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु मौजूद है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या जगह 1 ही हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1 ही है, वो भी 1 ही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 1 तो इक्वल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमें करवाना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, तो उत्पाद तरफ यहाँ पे 1 2 करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 Mg, यानी इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम में भी 2 गुना हो गया और ऑक्सीजन में भी 2 गुना हो गया, यानी अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ये 2 हो गया, उत्पाद में कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन में कितना हो गया, ये 2 हो गया है, ये 2 हो चुका है। अब बताइए कि क्या ये संतुलित है समीकरण, कहिएगा आप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 2 हो गया, अब ये उल्टा उल्टा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी 2 करना पड़ेगा, अभिकारक वाला में जो Mg वाला है इसको 2 करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये आपका समीकरण है, ये आपका संतुलित समीकरण हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में आप यहाँ वाला इस समीकरण को लिख सकते हैं। ये क्या है, हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको डाउट लगे कि कोई सा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। बाकी इसके लिए आपके ऐप पर बहुत सारे आपको नंबर अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी वीडियो को आप सीरियल रूप से देखिएगा, किसी भी क्लास को आप सीरियली रूप से देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। जैसे भी यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में यहाँ बताएं आपको कि क्या संतुलित है या नहीं है, चेक करना। और जैसा कि बता रहे हैं बार हम कि आपके लिए कि 3-4 वीडियो हम अलग से बता चुके हैं कैसे इसको संतुलित करते हैं, तो वहाँ पहले आप इसको देखिएगा तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग का टॉपिक पर आते हैं कि फिर संतुलित रासायनिक संरचना का क्या महत्व है, ठीक है। देखिए हम लोग का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व ये हम अब देखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण संतुलित होने का क्या महत्व है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण लिखते समय द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मौजूद तत्वों में मौजूद तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को लिखते समय संतुलित करना आवश्यक होता है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका जो हेडिंग है वो कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो हमने बताया आपको इससे पहले टॉपिक पे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उसमें आपको बताए हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उनमें मौजूद तत्व हैं उनमें जो उनका द्रव्यमान है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग अगर रासायनिक में लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमेशा क्या करते हैं उसको संतुलित करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कंकालिक समीकरण होते हैं या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसको हमने लिखा है यहाँ पे कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते समय द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मौजूद तत्वों के द्रव्यमान में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मौजूद तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रासायनिक समीकरण लिखते समय संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं आपको कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसका जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का उसे फॉलो करवाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे कि अगर जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और फिर आता है इसके अलावा हाइड्रोजन, क्या बनाता है, हाइड्रोजन निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब इसको आप देखिएगा तो क्या ये समीकरण संतुलित है, तो यहाँ पे अब आप जांच कर सकते हैं। जैसे इसको आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं जिंक, क्या बोलते हैं, जिंक। ये क्या है, जिंक है। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। ये क्या है, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हम लोग का समीकरण क्या होगा, ये संतुलित होगा। क्या होगा, ये संतुलित होगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जिंक का केवल यहाँ पे एक परमाणु मौजूद है, नहीं कुछ है तो एक है, यानी जिंक का यहाँ पर केवल एक परमाणु मौजूद है। इधर भी कितना है, जिंक का केवल एक है, कितना है, केवल एक है। हाइड्रोजन देखिएगा तब हाइड्रोजन के यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन का यहाँ पे दो है, इधर भी कितना है, दो है, इधर भी दो है। अब सल्फर देखिएगा, सल्फर का एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन का यहाँ चार और यहाँ भी चार। अर्थात ये जो हम लोग का समीकरण है ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और किसी भी समीकरण को इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि वो संतुलित हो। कैसा हो, वो संतुलित हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आता होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे आगे जो अगर आपका बुक होगा तो वहाँ पे टॉपिक देखिएगा तो वहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, Fe2 यानी जल ये अभिक्रिया करता है, ये बनाता है मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन, यानी Fe3O4 और हाइड्रोजन, Fe3O4 और हाइड्रोजन। यानी लोहा अगर जल से या जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, ये बनाता है मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन। ये आपका मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4, Fe3 और O4 ये आपका मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसको बोल रहा है कि आप चेक कीजिए कि क्या ये संतुलित है, क्या ये संतुलित है। यदि नहीं है तो यहाँ पे चर्चा किया गया है कि इसे आप संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको पढ़ने से पहले ये आपका 3, 4, 5 रन बताया गया है, तो इससे भी हम आसान तरीके से आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो वहाँ पे आप जाकर देखिएगा, इसको हम वहाँ पे आपको अच्छे समझाए हैं
कि इसको इस समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए हम अच्छे समझा चुके हैं। तो अगर आप इससे पहले वीडियो देखे हैं तो आप देखिएगा, तो वहाँ आपको हम इसको संतुलित करना सिखा चुके हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ से स्किप करते हैं कि इसको तुरंत कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग का इससे आगे टॉपिक क्या है। देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखिए, अब जो हम लोग का टॉपिक है ये है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी भौतिक किसी भी अगर तत्व है तो उनका भौतिक अवस्था क्या है। अब जैसे हम लोग कोई भी लिखते हैं समीकरण, इक्वेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली दिखाते नहीं है कि ये किस अवस्था में। जैसे आपको हम यहाँ बताए हैं, इक्वेशन लिखा है बहुत सारे, जैसे यहाँ पे लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बताए ना कि ये किस अवस्था में। भौतिक अवस्था का मतलब है कि जैसे आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो समानतः 3 अवस्था में रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस। किस अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। यही कहलाता है इसका भौतिक अवस्था। क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था कहलाता है ये। तो समानतः कोई भी अगर पदार्थ हैं वायुमंडल में या हमारे आसपास, तो वो किस अवस्था में होंगे? ये रहेगा मुख्य रूप से 3 अवस्था में, ठीक है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इसे ही बोलते हैं इसका भौतिक अवस्था। क्या बोलेंगे? भौतिक अवस्था बोलेंगे। तो अब यहाँ पे कोई अगर हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण, कोई भी अगर लिखते हैं इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, तो उसका भौतिक अवस्था लिखना क्या आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन दें, सूचना दें कि ये जो तत्व हैं, ये जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, इनमें जो अभिक्रिया हो रही है, इसका ये कौन सी अवस्था में है, यानी ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, या फिर जल घोल के रूप में है, ठीक है ना। तो यानी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय उस तत्व के आगे उसका चिन्ह लगाते हैं या फिर उसके बारे में लिखते हैं कि ये ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में। तो इसका उपयोग इसलिए होता है ताकि अधिक से अधिक इसमें इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है कि भौतिक अवस्था लगाना कि यह जो है किस अवस्था में है, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे, इसके डिफिनेशन में लिखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए उसके रासायनिक सूत्र के
रासायनिक सूत्र के सामने उनके भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए उसके रासायनिक सूत्र के सामने उनके भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। इन भौतिक अवस्था को लिखते समय रासायनिक सूत्र के सामने S L G यहाँ पे हम एक्यू लिखे हैं, एक्वा के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ S का अर्थ ठोस, L का अर्थ द्रव, G का अर्थ गैस, एवं एक्वा का अर्थ जल में घुली हुई घोल से है। यहाँ S का अर्थ ठोस, L का अर्थ द्रव, G का अर्थ गैस एवं एक्वा का अर्थ जल में घुली हुई घोल से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप समझिए, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है, हमने यहाँ क्या लिखा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए अगर कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसमें अधिक से अधिक सूचना प्रदान हो, अधिक से अधिक सूचना उसमें मिल सके, इसके लिए उसमें जो लिखते हैं समीकरण, उसमें जो कोई भी लिखते हैं समीकरण तो उसके जो मौजूद उसमें तत्व हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे उनके भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी ये किस अवस्था में है, ठोस रूप में है, द्रव रूप में, गैस रूप में, तो इसको हम दर्शाते हैं। कैसे? अब जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पे उनके सूत्र के आगे क्या लगाते हैं, उसके सामने लगाते हैं, सूत्र के समय क्या लगाते हैं, तो S लगाते हैं या L लगाते हैं, G लगाते हैं या एक्वा लगाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, S मतलब होता है यहाँ पे ठोस, यानी ठोस में से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस को सॉलिड बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे S से डिनोट करते हैं कि ये ठोस अवस्था में। S मतलब क्या है कि ये कोई पदार्थ ठोस अवस्था में। अगर लिखा हुआ रहेगा L मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, तो यहाँ पे अगर द्रव रहेगा तो L फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी L ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी द्रव रूप में है। अगर ब्रैकेट में G रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो गैसीय रूप में है,
किस रूप में है, गैसीय रूप में है। और यदि वो एक्वा रहेगा ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो मौजूद द्रव है वो क्या है कि जल में घुले हुए हैं द्रव, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ गया कि ये एस क्यों लिखते हैं, एल क्यों लिख पाते हैं, और जी क्यों लिखते हैं, एक्वा क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा कि आखिर हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण में अधिक से अधिक उसको सूचना प्राप्त हो सके, इसलिए हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे है Fe3 4H2O यानी लोहा और यहाँ पे जल है, यह भी क्रिया करता है, आता है Fe3O4 और H2, Fe3O4H2, ठीक है। यहाँ पे 4 लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लगाते हैं कि ये आपको दिखाना है हमें कि ये क्या है समीकरण, ये संतुलित हो चुका है, ठीक है, ये संतुलित हो चुका है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और दिखाना है, थोड़ा सा लेंथी लिखिएगा। FeH2O ये अभिक्रिया करता है, बनाता है Fe3O4 और प्लस 4H2O। अब करना है इसको समीकरण, तो ये आप इक्वेशन करना है, संतुलित करना है। इसके लगाना पड़ेगा पीछे 4 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है ये Fe है यानी लोहा है, ये किस फॉर्म में, यहाँ पे आपको S लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये किस रूप में है, ये लोहा जो है ठोस रूप में, यानी S रूप में है कि ये लोहा यहाँ पे ठोस अवस्था में। और H2O बात करेगा तो यहाँ पे ये गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में। अब कहिएगा जल है, यहाँ पे ये गैस कैसे है, तो जैसे लोहा रखा रहता है ना, तो वायुमंडल में जल वाष्प होते हैं, तो वो किसी न किसी घोल रहता है, ठीक है ना, वो आपका अनेक प्रकार से बना होता है इस तरह से, ठीक है ना, तो वो आपको गैसीय फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। जो जल वाष्प होते हैं वो क्या होता है, वो गैसीय रूप में रहता है। और ये जो बनाता है आपका, ये भी रहता है आपका ठोस अवस्था में, ठीक है, ये रहता है आपका ठोस अवस्था में मैग्नेटाइट। और फिर यहाँ पे 4H2 है, और फिर ये यहाँ पे सॉरी एक मिनट, ये H2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गैस अवस्था में आ जाएगा, ये गैस अवस्था में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक इक्वेशन लिया एग्जाम्पल में, ठीक है, ये इक्वेशन एग्जाम्पल लिए हैं, और इसमें दर्शाने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये क्या है, ये S लिखा हुआ है, ये G लिखा हुआ है, ये S लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे G लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोहा यदि H2O से यानी गैसीय रूप में, यहाँ मतलब क्या है कि लोहा यहाँ पे ये ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ पे ये लोहा S दिखा क्या रहा है, S ये बता रहा है कि ये किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में। और यहाँ पे जो H2 है किस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, यानी सॉरी गैस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे G लिखा हुआ है, ये गैसीय अवस्था में। और यहाँ पे ये फिर लिखा हुआ मैग्नेटाइट जो है ये S अवस्था लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर S है, अर्थात ये ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे फिर क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन बना रहा है गैस, यानी ये गैसीय फॉर्म में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, तो किसी भी इक्वेशन में भौतिक अवस्था के संकेत को लिखा जाता है। इसलिए क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि उस इक्वेशन में अधिक अधिक हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो किन्हीं को अगर देना है इन्फॉर्मेशन तो इस तरह से उपयोग करना है, ताकि उस इक्वेशन से अधिक अधिक किसी को सूचना मिल सके, प्राप्त हो सके, इसलिए इस रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे कि आखिर इसका उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए अच्छे से, फिर बताते हैं आपको हम लोग का अब अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है। देखिए एक बार नोट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये S है, ये G है, यहाँ पे S है और G है। ये दर्शाते क्यों है, तो अधिक अधिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक तो ये हो गया कि इसके अवस्था दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक चीज़ और होता है कि जैसे यहाँ पे किसी और सूचना देने के लिए, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ कैसे विक्रिया हो रहा है, तो अब इसको भी दिखाते हैं। इससे भी अधिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग अब यहाँ पे दिखाते हैं आखिर यहाँ ये किस तरह से विक्रिया हो रही है, यानी किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। इसको हम लोग लिखने वाले हैं कि अब यहाँ पे इसमें और सूचना देने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें इसको मिटाते हैं। देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको बताते हैं और एक टॉपिक को लास्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हम लोग का टॉपिक है, देखिए यहाँ पे इसको अपना मंच टॉपिक यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, ये टॉपिक हमने खुद से यहाँ पे डेवलप किया है, विकसित किया है कि यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम कभी कभी होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, तो उसमें उसका परिस्थिति दिखाना होता है कि यहाँ पे आखिर उसमें अभिक्रिया हो कैसे गया। ठीक है, जैसे कि उसमें कितना वहाँ पे दाब था, कितना ताप था, या फिर कौन सा पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गई, तो इससे दिखाना होता है। ठीक है ना, यानी उसका परिस्थिति क्या था अभिक्रिया संपन्न होने का। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने का आखिर वहाँ पे उसका परिस्थिति क्या था, तो इसको दिखाने के लिए कभी कभी उसका परिस्थिति दिखाया जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हुआ है, तो उसमें वहाँ पे परिस्थिति दिखाया जाता है कि आखिर वहाँ पे किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, वहाँ पे ताप की वजह से या फिर किसी वस्तु के वजह से या किसी पदार्थ की वजह से, या फिर वहाँ पे यह अभिक्रिया संपन्न कैसे हो गया। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए या दिखाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से ये MgO है, MgO2 और MgO। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एरो का चिन्ह, यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे ये कैसे अभिक्रिया हो रही है, किसकी उपस्थिति में यहाँ अभिक्रिया संपन्न हो रही है, किसकी उपस्थिति में यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इससे ही दिखाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं परिस्थिति। आखिर ये कौन सी परिस्थिति में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति को भी लिखा जा सकता है। इससे समीकरण में और अधिक सूचना प्राप्त हो जाता है।
हमने यहाँ पर क्या लिखा कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति को भी लिखा जा सकता है। इससे समीकरण में और अधिक सूचना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लिखेंगे इसमें इन परिस्थितियों में ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को दर्शाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में तो यहाँ क्या हो जाए, एग्जाम्पल में जैसे कि लेते हैं समीकरण। देखिए यहाँ पे एक समीकरण हम लोग का यहाँ पे देखिए यहाँ पे CO2 यहाँ नीचे लिखिए यहाँ पे एज CO2, ठीक है, CO2 प्लस 6CO2 ये आपका एक्वा हो जाएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन ये गैसीय रूप में है, ये H2O की जगह यहाँ पे H2O और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये अभिक्रिया करता है और बनाता है यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 और निर्माण करता है ये 6O2 ये एक्वा रूप में प्लस 6H2O। ठीक है, देख लीजिए एक बार ये क्या समीकरण संतुलित है, तो ये संतुलित है। यहाँ पे 6 लगा है, 12 लगा है, यहाँ पे ये 6 और 6 है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है ये CO2 यानी जल से अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, निर्माण करता है किसका, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, जल का। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, निर्माण कैसा करता है, वो करता है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये किस रूप में है, ये एक्वा रूप में, किस रूप में है, ये एक्वा रूप में, ये किस रूप में है, ये एल यानी लिक्विड फॉर्म है, ये किस रूप में है, तो आपका ग्लूकोज जाएगा यहाँ पे, ये आपका एक्वा रूप में हो जाएगा, किस रूप में, एक्वा रूप में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे O2 है आपका, ये भी हो जाएगा एक्वा रूप में, ठीक है, एक्वा रूप में, और यहाँ पे O हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, ये जल हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में, किस रूप में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी रासायनिक अभिक्रिया के आप यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है ये कैसे हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है। आप जानते हैं कि ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये कौन सा अभिक्रिया हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा सही से। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो रहा है, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः हमें 4 चीज चाहिए, कौन सा, एक चाहिए हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक चाहिए हमें जल, दूसरा सूर्य का प्रकाश और दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, यानी 4 चीज चाहिए। तो यहाँ पे 2 हमें मिल चुका है, कौन सा, जल यानी H2O जल और CO2 ये हमें 2 मिल चुका है, और 2 क्या चाहिए, यानी क्लोरोफिल और एक और चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश, क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पे जो यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि एक चाहिए क्या चीज, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इस अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और एक और चाहिए जिसका नाम है क्लोरोफिल, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तभी क्या करता है ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया करता है और निर्माण करता है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसका लिखा हुआ है परिस्थिति, क्या लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है परिस्थिति। आखिर ये किस चीज की उपस्थिति में या परिस्थिति में ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कर रही है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे।
तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।